हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाते हैं और डे 72 में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, 72वां दिन आज रहने वाला है। ओवरऑल ज्योग्राफी का पार्ट 8 और इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 4। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी को भी अभी तक हम 3 पार्ट में कवर कर चुके हैं। आज इंडियन ज्योग्राफी का मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट पार्ट रहेगा, जिसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में एंड सॉइल एंड वेजिटेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से वही रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूंगा, अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक कोर्स एनरोल नहीं किया है तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके कोर्स को एनरोल कर लीजिए। और जो लोग इस कोर्स को एनरोल कर चुके हैं, जो हमारी वीडियो सीरीज को यहाँ पर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहूंगा कि प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ इन चीजों को शेयर करें कि यहाँ पर ओकुल के चैनल पर, ओकुल के प्लेटफॉर्म पर इस तरीके का कुछ चीज जो है वो चल रही है। ठीक है, तो इसको प्लीज जरूर कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील मैं और करना चाहता हूं कि जैसा आप लोगों को पता है कि वी आर ऑन अ मिशन टू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल। ठीक है, तो इस मिशन में आप हमारा साथ दे सकते हैं। किस तरीके से अपना एक छोटा सा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, और उसको करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आप लोगों से थोड़ा बहुत जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी इच्छा है, उसके अनुसार आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस मिशन में हमारा साथ दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं आज के दिन का क्या है। यह है, देखिए दिन का पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ब्रेक इन द मानसून। ठीक है, एक वर्ड होता है मानसून। आपको मानसून तो पता ही है क्या होता है। ठीक है, जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है इंडिया में, दैट इज योर मानसून। और मानसून में एक वर्ड होता है टर्म, दैट इज ब्रेक। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, इसका मतलब है कि इट रेफर्स टू द मोस्ट डेफिशिएंट मानसून एयर इन अ डिकेड। यानी कि डिकेड मतलब जो आपके पिछले 10 सालों में, ठीक है, पिछले दशक में ऐसा साल जिसमें सबसे कम बारिश हुई है, मोस्ट डेफिशिएंट मानसून एयर, उसको बोला जाता है ब्रेक। ठीक, और दूसरा लिखा गया है कि इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ रेन बियरिंग स्टॉर्म्स अलोंग द ITCZ ओवर नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, कि ये होता क्यों है कि जो हमारा ITCZ है, दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, उसके पास, उसके अलोंग जो रेन बियरिंग स्टॉर्म है, जो ऐसा स्टॉर्म है, जो तूफान है, जो बारिश लेके आता है, वो कम है, लैक है उसका। ठीक है, ओवर दी नॉर्दर्न इंडिया। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द ब्रेक ऑफ द मानसून, ये आप लोगों को बताना है। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास इसके लिए रहेगा। ठीक है, विद रेफरेंस टू द ब्रेक इन द मानसून, कि मोस्ट डेफिशिएंट मानसून एयर जो है उसको बोला जाता है, या फिर, और जो इसका कारण है होने का वो ये है कि लैक ऑफ रेन बियरिंग स्टॉर्म्स अलोंग द ITCZ। ठीक है, देखिए इसका जो स्टेटमेंट सही है, देखिए यहां पर पूछा गया है, अब यहां पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है विच इज नॉट करेक्ट। तो आपको बताना है कि सही कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हमेशा आप ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में भी, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि नॉट करेक्ट भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपने जल्दीबाजी में इसका सही, अगर आपने ये मतलब मान के इसका आंसर मार्क कर दिया कि सही वाला पूछा है, तो क्वेश्चन जो है वो आपको आने के बाद भी जो है फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और बल्कि आपके नेगेटिव जो है वो मार्क्स जरूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि करेक्ट पूछा है या फिर नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या चीज है ये। देखिए, ब्रेक इन द मानसून का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो हमारा बेसिकली केरला के कोस्ट से आता है, ठीक है, पीरियड आफ्टर हैविंग रेन फॉर फ्यू डेज, कि उसमें क्या होता है कि कुछ दिनों तक बारिश पड़ती है, उसके बाद कुछ दिनों के लिए या फिर 1 और मोर वीक्स के लिए क्या होता है कि एकदम से बारिश बंद हो जाती है, कम हो जाती है, बहुत कम। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ब्रेक इन द मानसून। ठीक है, यानी कि ये किसी भी सीजन में हम बात करें कि जिस समय मानसून का सीजन हो रहा है, बरसात का सीजन हो रहा है, कुछ दिनों के लिए जो बारिश नहीं होती है उसको बोला जाता है ब्रेक। ठीक है, these dry spells are quite common during the rainy season and these breaks occurring in different regions are due to the different reasons। इस जो अलग अलग रीजन में होता है उसका कारण अलग अलग है। नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में ये क्यों होता है कि the rains are likely to fail if the rain bearing storms are not very frequent along the monsoon trough or the ITCZ over this रीजन। जो मानसून ट्रफ होता है, यानी कि जो हमारा नॉर्थन इंडिया के पास, जो नॉर्थन इंडिया का प्लेन है, वहां पर जो हमारा एक लो प्रेशर जोन बनता है। ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर जोन वहां पर बनता है, उसी की वजह से जो साउथ वेस्ट विंड्स होती है, जो इक्वेटर को क्रॉस करके आपके इंडियन ओशन की तरफ से आती है, वो उस रीजन में अट्रैक्ट होती है ड्यू टू योर लो प्रेशर। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि लैंड है तो बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो लो प्रेशर जोन बनता है और वहां पर एक तरीके से जो ये विंड्स वगैरह है ये अट्रैक्ट होती है। ठीक है,
तो वहां पर क्या होता है कि रेन बियरिंग स्टॉर्म्स है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होता है, ये एक इसका कारण है। और दूसरा अगर हम बात कर ले वेस्ट कोस्ट की या फिर पश्चिम तट की, तो वहां पर क्या है कि ड्राई स्पेल्स आर एसोसिएटेड विद डेज व्हेन विंड्स ब्लो पैरेलल टू द कोस्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये वेस्ट कोस्ट है, तो यहां से क्या होता है कि जो विंड है, अब आपको पता है कि यहां पर सी है, ठीक है, और यहां पर लैंड है, तो अगर सी से लैंड की तरफ को अगर विंड जाएगी तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी विंड में मॉइस्चर नहीं होगा वो बारिश नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहां से अगर वो इधर की तरफ को जा रही है तब तो ठीक है, अगर वो अलोंग द कोस्ट बहने शुरू हो जाए, ठीक है, अब वो लैंड की तरफ को अगर जा ही नहीं रही है तो बारिश कैसे होगी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द ब्रेक इन द मानसून। तो वेस्ट कोस्ट में ये होता है, और नॉर्दर्न प्लेन में या नॉर्दर्न इंडिया में आपका जो है कि ये जो रेन बियरिंग स्टॉर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से ये होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रेक इन द मानसून द ट्रफ्स शिफ्ट क्लोजर टू द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज और समटाइम्स नॉट विजिबल एट ऑल। ये ट्रफ का मतलब मानसून ट्रफ की बात की जा रही है। और मिडिल ऑफ द अगस्त इज द मोस्ट प्रोन टू ब्रेक्स एंड दैट टू लॉन्गर ब्रेक्स। ठीक है, और कंसिक्वेंटली इसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट एंड पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया है दे रिसीव गुड शावर व्हाइल द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज रिमेन्स मेनली ड्राई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी रिलेटेड टू आपका क्लाइमेट ही है। देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन मानसून, इंडियन मानसून के कंटेक्स्ट में ही एक टर्म दिया गया है, दैट इज सर्दर्न ऑसिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है सर्दर्न ऑसिलेशन। इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है। ठीक है, सर्दर्न ऑसिलेशन का मतलब क्या है? फ्लक्चुएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द नॉर्दर्न एंड सर्दर्न पैसिफिक ओशियन, वेरिएशन इन द सैलिनिटी लेवल्स बिटवीन डार्विन एंड ताहिती, फ्लक्चुएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द ट्रॉपिकल इंडो पैसिफिक रीजन, या फिर ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सी इसका जो है वो सही जवाब है, दैट इज योर फ्लक्चुएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द ट्रॉपिकल इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, और ये सर्दर्न ऑसिलेशन जो है आपने एक टर्म और सुना होगा, दैट इज योर एनसो। ठीक है, एनसो का मतलब होता है अल नीनो सर्दर्न ऑसिलेशन। अल नीनो जब इसके साथ मिलता है दैट बिकम्स योर टोटल एनसो। ठीक है, या आई होप आपको पता होगा, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस यहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, जब हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट चल रहा है वहां पर जब हम उसका चैप्टर 4 पढ़ेंगे, चैप्टर 4 इज योर क्लाइमेट, वहां पर जब हम इंडियन मानसून को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हो सकता है कि हम ये जो कंसेप्ट है अबाउट योर एनसो, एल नीनो, ला नीना, वहां पर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हम इसको डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको ये चीज थोड़ा सा पता होगी। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं जनरली ये क्या चीज है। Southern oscillation is a coherent inter-annual fluctuation of atmospheric pressure over the tropical Indo-Pacific region। ठीक है, ट्रॉपिकल है, सर्दर्न ओशन सर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, ट्रॉपिकल रीजन में है। ठीक है, इट इज द एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट ऑफ अ सिंगल लार्ज स्केल कपल्ड इंटरेक्शन कॉल्ड द अल नीनो सर्दर्न ऑसिलेशन, दैट इज एनसो, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, एंड द फेस ऑफ द सर्दर्न ऑसिलेशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम may be understood using the Southern Oscillation Index। ये क्या करता है? Which compares the difference in the atmospheric pressure over Australia and Indonesia with that of the Eastern Pacific, South Pacific। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसको मैप में दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आप देखिए पैसिफिक है, ठीक है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया का रीजन है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर आपका कोरिया, जापान, सॉरी इंडोनेशिया वगैरह है। तो इस रीजन में जनरली क्या होता है, जो हमारा एयर मास बनता है, यहां पर जो गर्म एयर मास बनता है ट्रॉपिकल रीजन में, और इस तरफ से जो आपकी ट्रेड विंड्स आती हैं, ठीक है, जो आपकी इस तरीके से ट्रेड विंड्स आती हैं, तो जब ये ट्रेड विंड्स आपकी स्ट्रांग होती हैं तो ये इस एयर मास को इस तरफ को मूव कराती हैं। ठीक है, और ये एयर मास होता है हॉट। तो जब ये एयर मास यहां पर आ जाता है, हॉट एयर मास, तो यहां से क्या होता है कि यहां पर एक लो प्रेशर जोन बनता है। ठीक है, दिस बिकम्स योर लो प्रेशर जोन, और लो प्रेशर जोन बनने की वजह से यहां से ये जो एयर है वो राइज करती है। ठीक है, और यहां पर फिर आपके क्लाउड्स वगैरह फॉर्मेशन होते हैं और उसके बाद यहां पर बारिश होती है। ठीक, उसके बाद यहां से जब ये क्लाउड्स वगैरह बन के जब इनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो यहां पर ऊपर का जो आपका बेसिकली हम बात कर रहे हैं ऊपर के लेवल में, मतलब हाइट में लेके बात कर रहे हैं, तो ऊपर का जो ट्रोपोस्फेयर के पास तक हम आते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो कोल्ड विंड्स होती हैं, ठीक है, जो कोल्ड विंड्स होती है ट्रोपोस्फेयर के पास, वहां पर क्या होता है कि वो उसके साथ मिलके अपना मॉइस्चर तो यहां पर खत्म हो चुका है, एयर ड्राई हो चुकी है, और वो फिर इस तरीके से जाके यहां पे जो आपका पैसिफिक ओशन का पार्ट है, ठीक है, जनरली ये चीज यहां पर होती है, जो आपका पेरुवियन करंट वगैरह है, यहां पर पेरुवियन कोस्ट, तो यहां पर इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कुलेशन चलता है। ठीक है, और इसी सर्कुलेशन को बोला जाता है योर वॉकर सर्कुलेशन। ठीक है, ये सर्कुलेशन जो है इसको बोला जाता है वॉकर सर्कुलेशन। और कभी क्या होता है कि जो ये एयर मास है, यानी कि जो ये ट्रेड विंड्स है, ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तो ये एयर मास जो है इस तरफ को जाने की बजाय ये इस तरफ पर रहता है, यानी कि जो आपका ये पेरुवियन कोस्ट है वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आपका हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जोन है, अब जहां पर ये हॉट एयर मास होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका लो प्रेशर जोन होगा, और जहां पर आपका, क्योंकि जहां पर आपका हॉट नहीं है वहां पर कोल्ड वाटर होगा, और कोल्ड वाटर होगा तो क्या होगा, कोल्ड वाटर होगा तो आपको पता है कि प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि जो पेरुवियन कोस्ट है
यहां पर जनरली क्या होता है कि यहां पर कोल्ड करंट्स होते हैं, कोल्ड ओशन करंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में शिफ्ट होता है ड्यू टू दिस शिफ्टिंग ऑफ द एयर मास ड्यू टू दिस ट्रेड विंड्स, दैट इज ओनली नोन एज योर सदर्न ऑसिलेशन। और उसके साथ जो ये इस तरीके का इफेक्ट आता है, ठीक है, इंक्लूडिंग योर शिफ्टिंग और यहां पर जो बारिश वगैरह होती है, दैट टुगेदर जो होता है दैट इज नोन एज योर एनसो, ठीक है। ब्रीफ में ये है, बाकी डिटेल में हम इसको अपने जो चैप्टर 4 है, बहुत जल्द वो चैप्टर आपके सामने आने वाला है, ठीक है, क्योंकि 2 चैप्टर उस बुक के हम कवर कर चुके हैं अपने कोर्स में। तो अभी जब चौथा चैप्टर हम कवर करेंगे तो वहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए आई होप कि आप थोड़ा बहुत इस चीज को यहां पर समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सॉइल कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स एग्जिबिट सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। प्लोइंग का मतलब आपको पता है कि किस तरीके से जब आपको कोई अगर फसल उगानी होती है तो जब उसके लिए आप बीज वगैरह डालते हैं तो पहले आप मिट्टी को किस तरीके से उसकी जुताई करते हैं, ठीक है। जो मिट्टी की जिस तरीके से आप जुताई करते हैं उसको बोला जाता है प्लोइंग। और सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किस टाइप की सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल या फिर पीटी सॉइल, ठीक है। जवाब आप इसका बता सकते हैं, 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल और पीटी सॉइल, इनमें से कौन सी सॉइल ऐसी है जो सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है? सेल्फ प्लोइंग। देखिए सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत फेमस सॉइल है ब्लैक सॉइल, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, पढ़ लेते हैं। ब्लैक सॉइल्स आर जनरली क्लेई, ठीक है, डीप एंड इम्परमिएबल, दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। तो जब इनमें ये गीली होती है, यानी कि जब इनमें पानी जो होता है तो ये स्वेल कर जाती है, मतलब ये फूल जाती है और स्टिकी हो जाती है, ठीक है। और जब ये ड्राई होती है तो ये श्रिंक कर जाती है। तो बेसिकली इनके बीच में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दीज सॉइल्स डेवलप वाइड क्रैक्स, दस देयर अकर्स अ काइंड ऑफ सेल्फ प्लोइंग, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ द स्लो एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर, जो इनका एब्जॉर्प्शन है वो भी स्लो है और जो लॉस ऑफ मॉइस्चर है वो भी स्लो है, द ब्लैक सॉइल रिटेन्स द मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि इनमें से क्या है कि जल्दी से पानी जो है वो मॉइस्चर जो है वो लॉस नहीं होता, तो इसलिए ये काफी लंबे टाइम तक क्या होता है कि मॉइस्चर को रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। विच हेल्प द क्रॉप्स स्पेशली द रेन फेड क्रॉप्स। रेन फेड क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनके लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि रेनफॉल पर निर्भर रहती है, ठीक है। तो वो ड्राई सीजन में भी क्या होता है कि उस तरीके के जो क्रॉप्स हैं वो इस सॉइल में सस्टेन कर सकती हैं, क्योंकि इस सॉइल की प्रॉपर्टी होती है कि ये मॉइस्चर को लंबे टाइम तक रिटेन कर सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिन का चौथा क्वेश्चन क्या है, यहां पर एक फॉरेस्ट को डिफाइन किया गया है, आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि दीज आर दी मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडिया में ये सबसे ज्यादा फैले हुए हैं। दूसरा दिया गया है कि दे स्प्रेड ओवर रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर, यानी कि 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के रीजन में जहां पर बारिश होती है वहां पर ये पाए जाते हैं। दूसरा दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई, यानी कि जितना पानी अवेलेबल होगा उसके आधार पर इसको 2 कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है, 2 टाइप में, दैट इज योर मॉइस्ट एंड ड्राई, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं स्पीशीज के, जैसे कि टीक, साल, शीशम, तेंदू, पलास एंड सैंडलवुड, ये इसके कुछ मेन स्पीशीज हैं। आपको बताना है कि इस पैसेज में जो भी सारे कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं वो किस फॉरेस्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, थॉर्न फॉरेस्ट या फिर मॉन्टेन फॉरेस्ट, ठीक है। जवाब बता सकते हैं आप लोग इसका, सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, थॉर्न फॉरेस्ट या फिर मॉन्टेन फॉरेस्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, वेजिटेशन का ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा इन फॉरेस्ट के बारे में पता है, कैरेक्टरिस्टिक पता है, तो आप बता सकते हैं। देखिए इसका सही जवाब जो है दैट इज योर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्या है। देखिए डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो फैले हुए हैं दे आर योर डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। दे स्प्रेड ओवर द रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर, ये ऐसे रीजन्स में पाए जाते हैं जहां पर 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इनको डिवाइड किया जाता है इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस, ठीक। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर मोर प्रोनाउंस्ड इन द रीजन्स विच रिकॉर्ड रेनफॉल बिटवीन 100 to 200, क्योंकि मॉइस्ट है तो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो जहां पर ज्यादा बारिश होती है यानी कि 70 और 200 के बीच में, 100 और 200 के बीच में जहां पर होता है वहां पर पाया जाता है मॉइस्ट डेसिडुअस, ठीक है। और कहां पर पाए जाते हैं, देखिए दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज,
ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड उड़ीसा, यहां पर ये पाए जाते हैं। और कौन कौन से इसके फेमस स्पीशीज है ये आप देख सकते हैं, टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम एंड सैंडलवुड। ये इसके कुछ मेन स्पीशीज हैं इन फॉरेस्ट के, यानी कि किसके हम बात कर रहे हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ड्राई डेसिडुअस के बारे में। ये वास्ट एरियाज ऑफ द कंट्री को ये भी कवर करते हैं जहां पर बारिश होती है बिटवीन 70 to 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑन दी वेटर मार्जिन इट हैज अ ट्रांजिशन टू द मॉइस्ट डेसिडुअस, जबकि ड्रायर रिज मार्जिन में ये आपके ट्रांजिशन होता है इनका थॉर्न फॉरेस्ट में। ठीक, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन रेनियर एरियाज ऑफ द पेनिनसुला एंड द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। और एट द ड्राई सीजन बिगिंस, जैसे कि ड्राई सीजन बिगिन होता है तो इनके जो सारे के सारे लीव्स होते हैं वो शेड हो जाते हैं, मतलब ये सारे के सारे पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं। ठीक है, एंड द फॉरेस्ट अपीयर्स लाइक अ वास्ट ग्रासलैंड विद नेकेड ट्रीज ऑल अराउंड, क्योंकि उनमें पत्ते हैं नहीं तो वो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ग्रासलैंड हो चुका है। ठीक है, और जो इसके मेन कॉमन स्पीशीज हैं कुछ वो आप देख सकते हैं, तेंदू है, पलास है, अमलतास, बेल, खेर और एक्सलवुड। ठीक है, ये कुछ कॉमन ट्रीज है इन फॉरेस्ट के, दैट इज योर ड्राई डेसिडुअस। ठीक है, थोड़ा सा नाम याद रखिएगा ड्राई डेसिडुअस के भी और मॉइस्ट डेसिडुअस के भी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दिन का क्या है। ये भी एक सॉइल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, एल्यूवियल सॉइल को लेकर हम बात कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कहता है कि दीज सॉइल्स आर डिपोजिशनल सॉइल्स, ये डिपोजिशनल सॉइल्स है यानी कि डिपोजिशन से बनती है। दूसरा है कि दीज सॉइल्स कंस्टिट्यूट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, यानी कि देश का जितना भी क्षेत्रफल है, जितना भी एरिया है, उसमें मोर देन हाफ में एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक, और तीसरा दिया गया है कि दे टिपिकली स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राई। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है ये आपको बताना है। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा। एल्यूवियल सॉइल को लेकर हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कि डिपोजिशनल सॉइल है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल एरिया में पाई जाती है, और एक कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है कि जब ये स्टिकी होती है तो दे बिकम स्वेल। ठीक है, और जब ये ड्राई हो जाती है तो ये श्रिंक करती है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है 1, ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। देखिए ये तीसरे वाले को तो अभी आप वैसे ही हटा सकते हैं क्योंकि अभी हमने पीछे ब्लैक सॉइल में ये चीज डिस्कस की है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये ब्लैक सॉइल का है। ठीक है, तो तीसरा अगर आपका हटता है तो ये दोनों चीजें हट जाएंगी, लेकिन आपको ये एरिया के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ये सेकंड ऑप्शन को जो है हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। एल्यूवियल सॉइल्स आर वाइड स्प्रेड इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द रिवर वैलीज, क्योंकि ये डिपोजिशनल है, ये रिवर वैलीज में पाई जाती है। ठीक है, जो एल्यूवियम्स रिवर अपने साथ लेके आते हैं वहां पर। और एल्यूवियल सॉइल के बारे में आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में पता है, खादर एंड भांगर होते हैं, है ना, तो वही सारी चीजें जो है वो एल्यूवियल सॉइल का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो सॉइल है ये 40% एरिया कवर करते हैं, 50% से ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, दे आर डिपोजिशनल सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स थ्रू अ नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान, दे एक्सटेंड इनटू द प्लेन्स ऑफ गुजरात। और पेनिनसुलर रीजन की हम बात करें तो दे आर फाउंड इन डेल्टास ऑफ द ईस्ट कोस्ट एंड इन द रिवर वैलीज। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल्स वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले एंड दे आर जनरली रिच इन पोटैश एंड पुअर इन फॉस्फोरस। ध्यान रखिएगा, एल्यूवियल सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक यहां पे दिए गए हैं कि ये रिच, जो इनका जो नेचर है वो सैंडी लोम से लेकर क्ले तक होता है, पोटैश में ये रिच होते हैं और पोटैश जो इनमें फॉस्फोरस है वो कम होता है। कलर इनका दिया गया है फ्रॉम लाइट ग्रे टू एश ग्रे कलर होता है। ठीक है, और जो ये कलर का शेड है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द डेप्थ ऑफ द डिपोजिशन, द टेक्सचर ऑफ द मटेरियल्स एंड द टाइम टेकन फॉर अटेनिंग द मैच्योरिटी। ठीक है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक नीचे दिया गया था लास्ट स्टेटमेंट में वो ब्लैक सॉइल का है कि ब्लैक सॉइल एंड नॉट द एल्यूवियल सॉइल स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। ठीक है, तो ये थे आज के दिन के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। कोई भी कमेंट है, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज जरूर कीजिए। ठीक है, और वहां पर अभी हम आपको थोड़े टाइम के बाद कंटेंट देना और स्टार्ट करेंगे, क्विजेस वगैरह होना स्टार्ट करेंगे। आप कम्युनिटी वहां पर बढ़ाइए। कोई और अगर आप हमसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई और चीज आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, बाकी कंट्रीब्यूशन के लिए मैं फिर से आप लोगों को एक बार रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिए। आप लोगों की हेल्प जो है यहाँ पर, अगर आप छोटा सा कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर करेंगे तो वो आप जैसों की ही, जैसे आपकी हेल्प हम लोग कर रहे हैं ऐसे ही हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और अभी हम कुछ जितना मतलब कंट्रीब्यूशन आप लोगों की तरफ से रहेगा, ठीक है, इस मिशन में आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे कि जो हमारा मिशन है टू मेक द एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल, उसमें आप जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे वो उतना ही अच्छा रहेगा। हम आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे और वो भी जल्द से जल्द। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे ध्यान रखिएगा अपना सबके सब बिल्कुल अच्छे से।
पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम अभी आपको पता है कि 31 मई को नहीं होने वाला है, जो नई डेट है वो अभी उसमें अभी भी पता लगने में काफी दिन है। आज 8 तारीख है, अभी 20 तारीख के बाद पता लगेगा। ठीक है, तब तक अपना बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल के दिन में। कल से मोस्ट प्रोबेबली हम इंडियन ज्योग्राफी जो है कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम कुछ 2-3 लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी मैप्स। ठीक है, मैप्स को लेकर डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि मैप्स में हम क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं। इंडिया का पार्ट भी थोड़ा सा कवर करेंगे, थोड़ा सा वर्ल्ड का पार्ट भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।